हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नाइन्थ क्लास के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के तीसरे एपिसोड में। पहले के दो एपिसोड में अपन ने देखा था कि कैसे फ्रांस की राज व्यवस्था थी, कैसे वहाँ का समाज था। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि फ्रांस में क्रांति का प्रारंभ कैसे होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि लुई 16 जो था वो टैक्स इंक्रीज करने की पूरी पूरी तैयारी कर चुका था। इसके लिए उसने 5 मई 1789 को एक असेंबली बुलवाई, जिसका नाम था स्टेट जनरल कहा जाता है उसे, जो कि न्यू टैक्सेस पास करवाने के लिए बुलाई गई थी। अ रॉयल हॉल इन वर्सलाइज वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। और वर्साइल का जो एक शानदार भव्य हॉल जो था उसे इस मीटिंग के लिए तैयार करवाया गया था। अब इस मीटिंग का जो सिनेरियो था वो कुछ इस प्रकार था कि पहली और दूसरी स्टेट के जो लोग थे उसके 300 रिप्रेजेंटेटिव वहां पर उपस्थित हुए, और 600 लोग जो थे वो थर्ड स्टेट से आए। यानी कि कुल मिला के 1200 रिप्रेजेंटेटिव वहां पर इकट्ठे हुए। फर्स्ट स्टेट से 300, सेकंड स्टेट से भी 300, और थर्ड स्टेट से 600, टोटल 1200। Representatives of first and second states were seated in two rows. अब पहले और दूसरे स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो पहली दोनों ही पंक्तियों में बैठे हुए थे, जबकि थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनको पीछे खड़ा रखा गया, उनको बैठने की जगह भी नहीं दी गई थी। अब थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सभी शिक्षित थे और थोड़े समृद्ध भी थे, और उनको खुद का ही मानना था कि वो पूरे फ्रांस की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्रांस में जो ज्यादा जनसंख्या थी वो थर्ड स्टेट वाले लोगों की थी। तो इसलिए वो मानते थे कि हम पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें विडंबना ये थी कि किसानों को और आर्टिसंस को या मजदूरों को इस मीटिंग में परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन उन्होंने या उन लोगों ने अपने 40,000 मांगों का मांग पत्र तैयार करके इन थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के हाथों भिजवाया कि भाई ये हमारा मांग पत्र है, ये हमारी शिकायतें हैं, ये आप राजा से करना। तो वो 40,000 पेज का मांग पत्र ले गए थे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोनार्क, ईच स्टेट हैड वन वोट। अब फ्रांस की जो राज व्यवस्था जो थी उसमें असेंबली में जो वोटिंग सिस्टम जो था उसमें ये था कि एक स्टेट बराबर एक वोट। यानी फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव जितने भी वोट देंगे वो एक वोट काउंट होगा। सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भले ही 300 हैं, वो जितने भी वोट देंगे तो भी एक वोट काउंट होगा। और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भले 600 लोग हैं, 600 के 600 लोग वोट देंगे, लेकिन फिर भी वो वोट एक ही काउंट होगा, यानी टोटल 3 वोट माने जाएंगे। तो आप समझ लीजिए, दो जो स्टेट थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट, ये तो टैक्स बढ़ाने के फेवर में थे, तो ये तो इस टैक्स के अगेंस्ट में वोट करेंगे नहीं। अब अकेला बच गया थर्ड स्टेट जो इस टैक्स बढ़ाने के अगेंस्ट में था। अब इसका वोट भले इसके अगेंस्ट में जाए तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि 2 और 1 से वो वैसे ही प्रपोजल पास हो जाएगा, 2 सपोर्ट में, 1 अपोजिशन में। तो इस प्रकार ये जो सिस्टम था, लुई 16 यही सिस्टम को इस समय लागू करना चाह रहा था, लेकिन थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो इस व्यवस्था को लेकर के तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि एक व्यक्ति एक वोट दे और उसका एक वोट भी काउंट किया जाए, यानी टोटल 1200 वोट पड़ने चाहिए। लेकिन लुई 16 ने इस नए प्रपोजल को रिजेक्ट कर लिया और उनके 40,000 जो मांग पत्र थे उसको भी फाड़ करके फेंक दिया। तो इसका नतीजा ये निकला कि जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो विरोध करते हुए इस असेंबली का वॉकआउट करते हुए बाहर निकल गए। उन्होंने इस असेंबली को वॉकआउट कर दिया। ये देखिए स्टेट जनरल की मीटिंग का हॉल, राजा बैठा हुआ है सामने,
फर्स्ट और सेकंड रो में फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले लोग बैठे हुए हैं। पीछे की तरफ आप देख सकते हो थर्ड स्टेट के लोग खड़े हुए हैं। ये पूरा सिनेरियो उस असेंबली हॉल का था। कितना भव्य हॉल है। स्टेट जनरल की मीटिंग से वॉकआउट करने के बाद में ये थर्ड स्टेट के जो लोग हैं, ये 20 जून को उसी वर्साइल के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और वहां पर खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। नेशनल असेंबली, ये नाम फर्स्ट बार यहाँ पर यूज किया गया है। इसके पहले नाम क्या था? स्टेट जनरल। स्टेट जनरल नाम क्यों नहीं रखा इन्होंने, या स्टेट असेंबली नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि स्टेट वर्ड जो था वो जमींदार या जागीरदारों की शक्ति को दिखाता था। स्टेट यानी भूमि, जमीन वगैरह वगैरह। और इन्होंने वहां पर एक शपथ भी ली कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हम फ्रांस का नया संविधान नहीं बना लें। और ये सारा काम किया जा रहा था दो व्यक्तियों की लीडरशिप में, जिनका नाम था मिराबाओ एंड अबे सियस। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मिराबाऊ जो था वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, और अबेसियस जो था वो एक चर्च का पादरी था, प्रीस्ट था। यानी एक नोबल क्लास से था और दूसरा क्लेर्जी क्लास से था। तब ये लोग भी इनकी थर्ड स्टेट वालों की मदद करने आ रहे थे, क्योंकि इनका खुद का मानना था कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जो कि प्रिविलेज फ्री हो। यानी जन्म से मिलने वाली सुविधाओं के खिलाफ ये लोग भी थे, और थर्ड स्टेट वालों की जो समस्याएं थी या जो उनकी मजबूरी थी उनको ये लोग समझ रहे थे। तो इन लोगों ने वहां पर अपनी प्रभावशाली स्पीच के द्वारा नए संविधान की आवश्यकता को बताया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वली होनी चाहिए, यानी सबको समानता के पूरे अवसर मिलने चाहिए। उसी साल क्या होता है कि फ्रांस के अंदर भयानक सर्दी पड़ती है और फसलें बर्बाद हो जाती है। इस सबसे क्या होता है कि फ्रांस का जो मुख्य आहार जो था, या फ्रांस के लोगों का जो मुख्य भोजन जो था, ब्रेड, उसके भाव आसमान छूने लगते हैं। और साथ ही साथ जब भाव बढ़ने लगे तो लोगों ने, या यूं कह सकते हैं बेकरी वालों ने, ब्रेड की जमाखोरी करना शुरू कर दिया। यानी ब्रेड की सप्लाई को पूरी तरह से उन्होंने कम कर दिया। जो लोग ब्रेड खा करके अपना जीवन यापन करते थे, अब उनके पास में ब्रेड बहुत ही कम पहुंच रही थी या नहीं पहुंच पा रही थी। कुछ लोग तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतनी प्राइस उसकी हाई हो चुकी थी। अब एक दिन क्या होता है कि महिलाएं जो हैं वो ब्रेड लेने के लिए उस बेकरी के बाहर कतार में खड़ी रहती हैं, और बेकरी वाले के द्वारा कह दिया जाता है कि अब ब्रेड नहीं है। ये सुनकर उन औरतों का गुस्सा फूट पड़ता है और वो बेकरी के ऊपर हमला कर देती है। इसी समय एक सैनिक टुकड़ी भी किसी विद्रोह को दबाने के लिए वहां से रवाना होती है, और भीड़ जो है वो क्या करती है कि फोर्ट ऑफ बेस्टाइल्स जो था, जो कि लुइस 16 की ताकत का प्रतीक था, लोग उस बेस्टाइल के किले के ऊपर हमला कर देते हैं। और साथ ही साथ एक अफवाह ये भी फैलती है कि राजा ने एक ऐसा ऑर्डर दे दिया है ट्रूप्स को या सैनिक की टुकड़ी को कि वो फसलों को और बर्बाद कर दे। फसलें तो पहले बर्बाद हो चुकी थी सर्दी से, लेकिन बची कुची जो फसलें थी उसको और बर्बाद करने के लिए राजा ने ऐसा ऑर्डर दे दिया है। तो ऐसी एक अफवाह भी फैली। तो इसके कारण किसानों ने जहाँ पर फूड ग्रेन्स, यानी कह सकते हैं कि खलिहान जो थे जहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाता है, राज की खलिहान जो थे उसके ऊपर हमला कर दिया, और वहां के खलिहानों को लूट लूट करके अपने साथ में ले गए। साथ ही साथ जो बही खाते जो थे, जो रिकॉर्ड ऑफ मेमोरियल्स ड्यूज, यानी बही खाते जो थे जिसमें लोगों के उधार का या जो भी उन्होंने लेन देन किया था उसका जो रिकॉर्ड रखा था, उन सबको लोगों ने आग के हवाले कर दिया, उसे जला दिया। तो इस सारे घटनाक्रम में बहुत सारे लोग मारे गए। अब ज्यादातर कौन से लोग मारे गए होंगे? तय बात है, नोबेल्स और क्लेर्जी के लोग ही मारे गए होंगे। तो इस सबसे डर के कारण जो नोबल मैन बचे खुचे, जो नोबल मैन और क्लेर्जी के लोग जो थे, वो डर के मारे वहां से पड़ोसी देशों में भाग गए अपने जीवन को बचाने के लिए। अब इस सारे घटनाक्रम का जो परिणाम निकला तो लुइस 16 भी डर गया, क्योंकि अब न तो उसके पास में नोबल की ताकत रही, नहीं उसके पास में अब
पादरियों की ताकत रही, क्योंकि ये सारे जो इसके हितैषी लोग थे, ये देश छोड़ करके, या कह सकते हैं फ्रांस छोड़ करके दूसरे देशों में जा करके छुप गए थे। अब लुई 16 अकेला पड़ जाता है, तो क्या होगा, लुई 16 को फाइनली सरेंडर करना पड़ता है, और वो नेशनल असेंबली की रिकॉग्निशन को स्वीकार कर लेता है, और साथ ही साथ ये भी स्वीकार करता है कि अब जो उसकी ताकत है, जो संविधान उसे देगा, फ्रांस का जो नया संविधान इन लोगों ने बनाया है, जो संविधान जो इसको ताकत देगा, उसी ताकत के अनुसार ये काम करेगा, या उसी पावर के अनुसार ये काम करेगा। अब ये एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं रहा। On the 4th August 1789, the feudal system of obligation, taxes, privileges to the nobility and clergy were abolished and land owned by church were seized. तो जो नोबिलिटी और चर्च के लोगों को जो प्रिविलेज मिले हुए थे, जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, वो सारे विशेषाधिकार इनसे छीन लिए गए या हटा दिए गए। टैक्स किया जो बाउंडेशन था वो टैक्स हटा दिए गए, और चर्च की जो प्रॉपर्टी थी, जो भी जमीन चर्च के पास में थी, वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारी जमीनें गवर्नमेंट ने, मतलब नेशनल असेंबली के अंतर्गत जो गवर्नमेंट बनी थी, उस गवर्नमेंट ने उसे अधिग्रहित कर लिया, उसे सीज कर लिया, और ये सारी प्रॉपर्टी ने मिला करके उस समय गवर्नमेंट को लगभग 2 बिलियन लिवरे का फायदा कराया, यानी लगभग 2 बिलियन लिवरे की प्रॉपर्टी सरकार के हाथों में आ गई। तो इस प्रकार आपने देखा कि फ्रांस का रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ा, और इसका परिणाम क्या निकला। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में।